everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start with this chapter that is share and share capital. It's going to be one of the best lectures that you have ever seen because यहाँ पे अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट था आज तक तो वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे. शेयर एंड शेयर कैपिटल. Now there is a very slight difference between share and the word share capital. When I say share, इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट, one particular unit I'm talking about one unit. When I talk about share capital, that means total units of shares. ठीक है, total units of shares जो एक कंपनी के पास होता है, of a company. Is it clear? यह total units of shares of a company और शेयर का मतलब होता है एक यूनिट. ठीक है, तो कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इंसान अगर एक शेयर खरीद ले, एक यूनिट खरीद ले, वो भी कंपनी का मालिक. जो कंपनी का 20% 30% खरीद के बैठा है वो भी कंपनी का मालिक. ठीक है, पावर्स अलग अलग होंगे क्योंकि तुम जो है एक शेयर खरीद के बैठे हो तो बहुत छोटे शेयर होल्डर हो तुम. ठीक है, बहुत छोटे शेयर होल्डर हो तुम. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन वाली बात नहीं है. देखो, अब सीधा हम लोग जाएंगे यहाँ पे. चैप्टर का नाम आपको समझ में आ चुका है क्या हम लोग देखने वाले हैं. इनसे रिलेटेड जो है ना बहुत प्रकार के शेयर्स है. ठीक है, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं. जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल के, तो दोस्तों कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस. अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो तुम बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, राइट? एंड फॉर फंडिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. ओके, इट इज ऑफन सीन एज मनी यूज्ड टू मेक मोर मनी. वो होता है कैपिटल. अच्छा, ओके. अब कंपनी के पास कैपिटल कहां से आता है? एक है डेट, दूसरा है इक्विटी. मनी ओन्ड बाय द कंपनी दैट नीड्स टू बी पेड बैक, दैट इज डेट, जैसे कि लोन वगैरह. इक्विटी जो है वो है मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप. ठीक है, इक्विटी में आप क्या करते हो बताओ? पैसा देते हो इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप. एंड डेट में क्या करते हो? आप एक प्रकार का लोन देते हो. किनको? कंपनी को, जैसे कि डिबेंचर्स. अंडरस्टूड? इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन. ठीक, अच्छा, ओके दोस्तों, चलो आगे देखेंगे हम लोग. क्लासेस ऑफ शेयर्स हम लोग देखेंगे, बहुत इजी है. नॉमिनल, ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड कैपिटल. एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दूसरा होता है कॉल्ड अप एंड लास्टली पेड अप कैपिटल. नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो एक कंपनी जो है ऑथराइज्ड है बाय इट्स मेमोरेंडम. उसके मेमोरेंडम एमओए में लिखा है कि भैया एक कंपनी जो है ना इतना मैक्सिमम शेयर कैपिटल उठा सकता है. फॉर एग्जाम्पल 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये एमओए में लिखा. अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एमओए में लिखा है कि तुम 50,000 करोड़ जो है ये मैक्सिमम उठा सकते हो, इतना तुम्हारा ऑथराइज्ड है, तो अगर तुम्हारा एमओए में 50,000 करोड़ मैक्सिमम है तो इतना ही तुम शेयर कैपिटल उठा सकते हो, इतना ही तुम कैपिटल उठा सकते हो मार्केट से, क्योंकि ये तुम्हारा ऑथराइज्ड है. क्या ये समझ में आ रहा है? इसके बियॉन्ड आप शेयर इशू नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? अब अच्छा, ये जो कैपिटल है ये तुम लोगे कैसे? शेयर इशू करके. तो पकड़ लो, आप अगर 100 रुपए पर शेयर का तुम पर शेयर अगर तुम 100 रुपए इशू, अगर तुम पर शेयर का कॉस्ट 100 रुपए रख रहे हो तो इक्विवेलेंट टू 50,000 करोड़ कितना होगा? अगर तुमको 50,000 करोड़ उठाना है कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, तो तुम अगर 100 रुपए रख रहे हो तुम्हारा ईच शेयर का वैल्यू, तो टोटल कितने शेयर्स तुम इशू कर सकते हो? कितने शेयर्स तुम इशू कर सकते हो ये बता दो. तुमको दोस्त 500 करोड़ शेयर्स इशू करने होंगे. 500 करोड़ के शेयर्स, वर्थ नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर मैं बात कर रहा हूं. अब ये जो है ना ऑथराइज्ड कैपिटल, ये 500 करोड़ जो है, 500 करोड़ शेयर्स तुम इशू कर सकते हो टू मार्केट से. तुमको क्या उठाने के लिए बताओ? 50,000 करोड़ का कैपिटल उठाने के लिए तुम 500 शेयर जो है इशू करना पड़ेगा तुमको. ठीक है, और इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? किसने रोका है? अगर तुमसे कोई पूछ ले किसने रोका है, तुमको बताना है एओ ने रोका है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ने रोका है. समझ में आ रहा है? कंपनी के आर्टिकल्स ने रोक रखा है.
अगर आपको 50,000 से ज़्यादा उठाना है तो आपको आपको अपने कंपनी के आर्टिकल्स में चेंजेस करने होंगे, उसका रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हो तुम, वो अलग मेथड है। लेकिन तुमको ये पता होना होगा कि भैया जो तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट यू कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, वो तुम्हारा रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, नॉमिनल कैपिटल होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो अगर किसी ने अगर कहा कि नॉमिनल नॉमिनल कैपिटल क्या है तुम्हारा, ठीक है, ऑथराइज्ड क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, तो तीनों एक ही होंगे। जो मैक्सिमम अमाउंट तुम्हारे एओ में लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिखा, एसोसिएशन में लिखा है, वहाँ पे जो लिखा है वही जो होगा आपका मैक्सिमम अमाउंट होगा, वही नॉमिनल ऑथराइज रजिस्टर्ड होगा। इशूड कैपिटल का मतलब होता है अभी 5,000 करोड़ तुम थोड़ी ना एक टाइम पे तुम उठाओगे, इतना तो चाहिए नहीं होगा, तुमको 500 करोड़ चाहिए होगा, तो तुम पकड़ लो 50, पकड़ लो तुमने ये 50,000 करोड़ तुम्हारा मैक्सिमम है, इतना थोड़ी तुमको डे वन में चाहिए होगा, इतना तो नहीं चाहिए होगा ना। तो जितना तुम इशू करते हो, द द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल दैट द कंपनी इशूज, इस पार्ट में से पकड़ लो तुमने सिर्फ 500 करोड़ का इशू किया, इतना पैसा तुमको उठाना है, और इतने पैसे का वर्थ शेयर्स तुमने इशू किया, उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। कितना तुमने इशू किया, ठीक है, पूरा तो नहीं चाहिए होगा, थोड़ा बहुत चाहिए होगा वो। अब जितना तुमने इशू किया, अगर पकड़ लो तुमने 500, पकड़ लो मार्केट में टोटल 50,000 शेयर्स तुमने इशू किया, शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुमने इशू किया, अंडरस्टूड। अब अगर इशू का मतलब क्या होता है, इनविटेशन करना कि आओ मेरा शेयर्स खरीद के जाओ। अब मार्केट में थोड़ी ना सब लोग तुम्हारा शेयर खरीद लेंगे, तुमने 50,000 का न्योता भेजा है, उनमें से पकड़ लो 40,000 सब्सक्राइब हुआ, तो 40,000 सब्सक्राइब होने का मतलब होता है 40,000 शेयर्स जो है मार्केट से लोगों ने खरीदा है, मतलब प्रॉमिस क्या है कि खरीदेंगे, सब्सक्राइब कहा जाता है उसको, समझ में, सब्सक्राइब करना। अभी तक पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, सब्सक्रिप्शन का उन्होंने क्या किया बताओ, प्रॉमिस किया। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। अब जो सब्सक्राइब होता है ना, वो कैसे होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा शेयर का पैसा दे दो, अब ये पुराना मेथड है, आज के डेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। आज के डेट में पूरा तुमको शेयर खरीदना है, 100 रुपये का 100 रुपये तुमको देना होता है। अब देखो, पहला मेथड ये है कि 100 रुपीज़ का तुम्हारा शेयर है, तो पहले तुमको एप्लीकेशन जो तुमने एप्लीकेशन दिया कि मेरे को शेयर लेना है, ठीक, उसका तुमको अमाउंट पेमेंट करना होगा। पकड़ लो 20 रुपीज़ तुमने पहले से कर दिया है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो जितना क्या है, पहला जो तुमने किया है वो 20 रुपीज़, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि कितना कैपिटल तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है ना कि ये देखो, कंपनी ने 100 रुपये का शेयर जो है ना, ये पकड़ लो 100 रुपये का एक शेयर है, तुमने एक ही शेयर खरीदा, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुमने एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन के लिए 20 रुपये दिया है, ठीक। अभी कितना रुपये बचा है? अभी तुम्हारा 80 रुपीज़ बचा है। 80 रुपीज़ अभी स्टिल पेंडिंग है, तुमको देना है। किनको देना है? तुमको देना है कंपनी को, तो कंपनी को 80 रुपीज़ देना है। अब 80 रुपीज़ जो है ना, कंपनी एक साथ नहीं मांगता, ये पहले का रूल था, ठीक है, पहले का रूल अभी भी हम लोग देख रहे हैं। 80 रुपीज़ एक साथ नहीं मांगता, वो कॉल करेगा, फर्स्ट कॉल में 20 रुपये मांगेगा, सेकेंड कॉल में 20 रुपये मांगेगा। तो ये जो कॉल करना होता है, इसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, कि कितना कॉल्ड अप किया है, कितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, क्या 80 का 80 पूरा कॉल्ड अप किया है या फिर कितना कॉल्ड अप किया है। द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट द कंपनी हैज डिमांडेड फॉर पेमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, कि इतना डिमांड किया कंपनी ने, बोला कि 100 रुपये का तूने शेयर खरीदा, 20 रुपये का एप्लीकेशन, बाकी जो है तू 20 रुपये का फर्स्ट कॉल मैं कर रहा हूँ और 20 रुपये दे दे, ठीक है। बाद अगर पकड़ लो कंपनी ने 40 रुपये इन टोटल मांगा है, उसके बाद जो बाकी के 60 रुपीज़ हो गए, ये बाद में मांगेगा, सेकंड कॉल में मांगेगा, थर्ड कॉल में मांगेगा, ठीक है। ये अकाउंट्स का चीज़ है, अकाउंट्स में आप लोग ने देखा होगा फॉरफीचर भी होता है, उसकी सारे एंट्रीज वगैरह करोगे ना तुम लोग सीएफएम में, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सीएफएम प्यार हो जाएगा तुमको। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है द अग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, कि कितना टोटल मनी तुमने रिसीव किया कॉल वॉल करके। देखो, क्योंकि देखो कंपनी तो कॉल कर लेता है, कंपनी बोल देता है कि 20 रुपये, 20 रुपये दो, आप लोग सब 20 रुपये दो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एप्लीकेशन मनी पे कर देते हैं, लेकिन कॉल जो है ना वो लोग नहीं पेमेंट करते, नहीं पेमेंट करते, समझ में आ रहा है? कॉल सीनियर हो जाता है, वो लोग नहीं पेमेंट करते, समझ में? 20 रुपये तो पहले पहले दे दिए, उसके बाद 20 रुपये देना नहीं चाहते वो लोग, नहीं दिए, और समझ में आ रहा ना?
तो तुमने बुलाया तो इतना, तुमने मांगा तो 20 रुपए के लिए और मांगा, लेकिन कितने ने दिया कितनों ने नहीं दिया वो बात आता है ना दोस्तों। तो वो होता है पेड अप कैपिटल, जितनों ने दिया, जो लास्ट फाइनली तुमको पता चला कि अच्छा इतना टोटल मेरा आ चुका है, उसको कहा जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। द एग्रीगेट मन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, ये फाइनल अमाउंट होता है जो तुम रिसीव कर रहे हो कॉल करने के बाद, ठीक है, by the company in respect of the shares issued. This excludes any other amount received in respect of such shares. ठीक। अच्छा कोई दूसरा, अच्छा इसको तुमको देखने की आवश्यकता नहीं है, तुमको सिर्फ ये याद रखना है पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, जो फाइनल अमाउंट तुम रिसीव करते हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर शेयर, कंपनी रिसीव करता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर शेयर, तो वो होता है पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, जितना पेमेंट हो चुका है प्रॉपरली। चलो आगे देखो, ये बेसिक चीज है। फिर आता है तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बचपन से पढ़ते हुए देखते हुए आ रहे हो। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो लोग जो इक्विटी खरीदते हैं। अब इक्विटी एंड प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या बात है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ना वो रिस्क कम लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है दोस्तों, इनको जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स डिविडेंड प्रायोरिटी रहता है उनका, समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लेम ऑन प्रॉफिट। डिविडेंड अगर किसी को देना है सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। इनको मिलेगा प्रेफरेंस, नाम से पता लग रहा है प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रेफरेंस इनको मिलता है। क्या है, समझ में आ रहा है? जब कैपिटल का रीपेमेंट होगा ना, मतलब अगले कंपनी बंद होने जा रहा है, तो सबसे पहले किनका वाइंडिंग अप के समय पे सबसे पहले किनका पेमेंट होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और इनका जो भी रिसीवेबल है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी रिसीव करेंगे कंपनी से, वो एक फिक्स रेट में होता है, जैसे कि 9% प्रेफरेंस शेयर कह लो, तो डिविडेंड भी मिलेगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आ, जो इनका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे मेन चीज ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर सारे मैटर्स में वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ उन्हीं मैटर्स में वोट करेंगे जिन मैटर में इनका कोई इफेक्ट हो। अगर कोई भी ऐसा मैटर है, कोई मैटर चल रहा है जिनसे इनका कोई भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो उन मैटर्स में ये लोग वोट कर सकते हैं, दूसरे मैटर में वो लोग अपना नाक नहीं रगड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओरिजिनल ओल्ड मालिक ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भैया सारे मैटर्स में वो लोग हिस्सा लेंगे लेते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, अब देखो, आ, देखो अगर प्रेफरेंस शेयर में कैसा होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर हम लोग इशू करते हैं। क्या करते हैं बताओ? 10% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब कि 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। अगर प्रॉफिट हुआ तो, ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? डिविडेंड मिलेगा। कितना? 10% प्रेफरेंस शेयर। तुमने कभी सुना है 10% इक्विटी शेयर? ऐसा सुना है? नहीं। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो है, इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है दोस्तों? इक्विटी शेयर होल्डर जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं लेते। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट गेन किया तो इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, अगर कंपनी ने पूरा लॉस किया तो इक्विटी शेयर होल्डर लॉस करेंगे, एकदम मालिक जैसा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा उनको। अगर 9% है तो 9 रुपए, अगर 10% 10 रुपए ओवर 100 रुपीज ऑफ शेयर अगर है तो। क्या ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो ये फिक्स्ड रहता है प्रेफरेंस शेयर का, लेकिन इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं रहता। ये लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जब कंपनी बंद होने जा रहा है, वाइंडिंग अप होने जा रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना, इनका सबसे पहले जो है आप लोग पेमेंट करके इसको निकाल देते हो कि जा भाई निकल, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर जो इनको लास्ट में मिलता है, अगर सब कुछ देने वने के बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, वरना नहीं मिलता। क्या है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मालिक है कंपनी का, सबका पेमेंट होने के बाद इनके बारे में सोचा जाता है। क्या है समझ में आ रहा है? और जब प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सबसे ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि मालिक सबसे ज्यादा कमाएगा। बिजनेस अच्छा करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर सबसे अच्छा कमाएंगे, बिजनेस लॉस करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा घाटा होता है। क्या है समझ में आ रहा है? वोटिंग राइट्स के फेवर में तुमको पता है, वोटिंग राइट्स सारे जनरल मीटिंग में ये वोट करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? They have the right to share company's profit as dividend and bonus shares. However, dividend are at the discretion of the board of directors. मतलब डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर्स डिसाइड करते देना है नहीं देना है, ठीक। वाइंडिंग अप के समय पे क्या होता है बताओ? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड ओनली आफ्टर ऑल क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड। लास्ट में पेमेंट मिलता है इनको, ठीक है।
अच्छा, इक्विटी शेयर्स कैन बी विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, इसको कहा जाता है डीवीआर, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। टाटा मोटर्स का डीवीआर है, डीवीआर शेयर्स है ना सर। डीवीआर शेयर्स क्या है? डिफरेंशियल राइट्स वाले, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स जो है ना, वो ये होता है कि उनका राइट्स अलग होता है। पकड़ लो, एक शेयर के ऊपर जो है तुमको या तो कम या तो ज्यादा वोटिंग राइट मिल जाता है। ठीक है, वोटिंग का देखो ना, वोटिंग का तो डीवीआर शेयर्स, जब डीवीआर पर होगे तब डीवीआर वहां से कर लेना है आराम से। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। फिर डीवीआर का बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये एमआरएफ लिमिटेड सुना है, टायर्स, ठीक है। एमआरएफ लिमिटेड ने इशू किया, एमआरएफ लिमिटेड ने इशू किया, क्या बताओ, डीवीआर शेयर्स। 1/10 वोटिंग राइट्स दिया है किसको? प्रोमोटर के एम मनमैन। हाँ जी बताओ, के एम लिख देता हूं मैं। अगर तुमको रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो रियल लाइफ एग्जाम्पल सुन लो। लिमिटेड ने क्या क्या बताओ, डीवीआर शेयर्स इशू किया। किनको दिया डीवीआर शेयर्स? डीवीआर शेयर्स दिया है प्रोमोटर को। कौन है वो प्रोमोटर? प्रोमोटर है के एम मैम मैन, ठीक है, मैमन। समझ में आ रहा है? वो 28% जो है ना इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, समझ में आ रहा है? 28% इंटरेस्ट होल्ड करते हैं कंपनी में, क्या है, समझ में आ रहा है? लेकिन वोटिंग पावर उनका है 9.78%। क्यों सर? अगर वो 28% शेयर्स होल्ड कर रखे रहे हैं, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो उनका 9.78%, 9.78% क्यों? क्योंकि ये डीवीआर होल्ड करके बैठा है ना। डीवीआर का मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब जैसे नॉर्मल शेयर होता है ना, एक शेयर का एक वोटिंग पावर, ऐसा नहीं होता। इसका ऐसा होता है कि 10 शेयर का एक वोटिंग पावर, 10 शेयर खरीदोगे तो ज़्यादा, इसलिए इसका देखोगे तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द, बताओ क्या, वोटिंग पावर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अगर आप पूछोगे सर फिर इससे बेनिफिट क्या हुआ सर, ये बता दो। बेनिफिट ये होता है ना कि यहाँ पे जो है वोटिंग जो है ना, यहाँ पे वोटिंग राइट तुमको कम हो सकता है लेकिन डिविडेंड तुमको ज़्यादा मिलता है। पर शेयर के हिसाब से अगर तुमको डिविडेंड मिलता है तो जितने तुमने शेयर्स खरीदा, शेयर्स तुम ज़्यादा खरीद रहे हो, वोटिंग पावर भले ही कम हो, ठीक है, लेकिन शेयर्स तुम ज़्यादा खरीद रहे हो तो शेयर्स के ऊपर तुमको क्या मिलता है? डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, डीवीआर जो है ना ये सस्ता होता है। और एक तुमको मैं चीज़ बता देता हूँ, डीवीआर जो है ये सस्ता होता है। सस्ता इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे वोटिंग राइट कम है, ठीक है। तो प्रोमोटर क्या करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डीवीआर खरीद के बैठ जाता है क्योंकि ये वैसे भी सस्ता होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है? इससे होता है कि तुम्हारा जो प्रोमोटर है वो कंट्रोल में रहता है अपने शेयर्स का, प्रॉफिट भी उसको ज़्यादा मिलता है, डिविडेंड्स भी ज़्यादा मिलता है। और उसको अगर शेयर होल्डिंग उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है कंपनी में तो डीवीआर शेयर्स खरीद लेता है, क्योंकि उसको नॉर्मल शेयर खरीदने जाएगा तो बहुत पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। क्या है, समझ में? तो डीवीआर शेयर्स खरीद लेता है। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये है प्रोमोटर गेट्स कंट्रोल प्लस प्रॉफिट, जैसे कि डिविडेंड, ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है? एक्सपेंसिव शेयर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होता उनको। अच्छा, ये हो चुका है दोस्तों। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर तुमको पता है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। डिविडेंड पेमेंट फिक्स्ड अमाउंट रहता है और रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स फ्री और सब्जेक्ट टू टैक्स। अच्छा, कैपिटल रीपेमेंट को तुमको पता है, सबसे पहले इन्हीं को वाइंड अप के समय सबसे पहले इन्हीं को रिपेमेंट होता है कैपिटल का। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब तुमको ये मेच्योरिटी आना ही होगा प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है, इसको रिडीम होना ही होगा। तुम ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब इसका मतलब क्या होता है सर? ई रिडीमेबल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझा दीजिए। देखो, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो तुम इशू कर ही नहीं सकते। तुमको प्रेफरेंस शेयर जो है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही तुम इशू कर सकते हो। इस बात को तुमको ध्यान ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के टाइम में भी। इसका मतलब ये होता है, जैसे तुम लोग डिबेंचर डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं, उसको एक टाइम के बाद तुमको रिडीम करना होता है। एक टाइम के बाद डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाता है, मतलब एक टाइम के बाद तुमको प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना होता है, कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना होता है। उसी प्रकार से ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, ये एक टाइम के बाद रिडीम हो जाता है। क्यों सर? रिडीम इसलिए होता है, रिडीम का मतलब सर समझा दीजिए। रिडीम का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है, कंपनी ने तुमको किसी भी जो है लोगों को प्रेफरेंस शेयर इशू किया है।
ये आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम पीरियड रहता है, कंपनी दोबारा से ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना बाई बैक कर लेता है, ले लेता है वापस। क्या है, समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है रिडीम करना। प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेता है, बाई बैक कर लेता है। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब नॉर्मल क्या टाइम पीरियड है मैं तुमको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब ये जो रिडीम होता है ना, ये रिडीम कम प्रीमियम में भी हो सकता है, विदाउट प्रीमियम में भी हो सकता है, ठीक। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि एक्चुअल इस बंदे ने 100 रुपये में खरीदा, लेकिन जब 10 साल बाद 15 साल बाद जो है रिडीम हो रहा है, तब कंपनी ने 110 रुपये में वापस खरीदा। तो ये जो प्रीमियम में पैसा इसको मिल रहा है, प्रीमियम का जो पैसा यहाँ पे आ रहा है, ये इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये होता है तुम्हारा रिडीम करने के समय पे रिडीमेबल प्रॉफिट, ठीक। अच्छा, और एक चीज समझ कि ये मैक्सिमम टाइमलाइन क्या होता है पता है रिडीम करने का? वो है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मैक्सिमम टाइमलाइन होता है। 20 ईयर्स से ज़्यादा तुम किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स को लंबा खींच नहीं सकते। इसको 20 ईयर्स के अंदर अंदर यू हैव टू, मतलब 20 ईयर्स पहुंच चुका है, 20 ईयर्स के अंदर अंदर यू हैव टू रिडीम इट, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब समझ में आ रहा है? हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब होता है ये रोड वगैरह बनाना, ब्रिज वगैरह बनाना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अगर तुम्हारा ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया जा रहा है, तो उसमें रिडीमेबल टाइम पीरियड जो है ना, वो 30 ईयर्स हो जाता है, 30 ईयर्स। इसमें भी एक जो है कैच है। कैच ये है कि तुमको 20 ईयर्स कंप्लीट हो गया ना, 20 ईयर्स के बाद जो फर्स्ट ईयर निकलेगा, जो 21st ईयर होगा ना, तब से तुमको क्या होगा, 10% करके एनुअली तुमको जो है रिडीम करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 21st ईयर में 10% फिर से रिडीम होगा, फिर 22 ईयर में फिर से 10% रिडीम होगा। इस ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते तुम्हारा 30 ईयर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा पूरा रिडीम्शन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना? ये किसके लिए है बताओ? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? ये शेड्यूल 6 के लिस्ट में आता है, रोड, पोर्ट्स, पावर, ट्रांसपोर्ट, ये सारे समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये सारे कंपनीज। अच्छा, ये जो तुम्हारा रोड वोड बनाते हैं, ये कंपनी बनाते हैं ना, तो कंपनी कैसे बनाते हैं? कंपनी कैसे बनाते हैं बताओ? ये टेंडर वगैरह खरीदते हैं, कंपनी बनाता है, ठीक है। कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कर देते हैं, एंड प्रेफरेंशियल से जो पैसा मिलता है उससे वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है, उसके बाद गवर्नमेंट पैसा वैसे भी उनको दे देते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है ना? अब इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये समझ में आ रहा है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर है तो 30 ईयर्स याद रखना, एंड एवरी 21st ईयर से जो है 10% करके एवरी ईयर तुम्हारा रिडम्पशन होता रहेगा, ठीक। अच्छा। अच्छा, एक होता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है डिविडेंड एक्यूमुलेट इफ नॉट पेड इन अ ईयर एंड मस्ट बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर आता है नॉन क्यूमुलेटिव, इफ द कंपनी डजंट पे अ डिविडेंड इन द करंट ईयर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम फॉर दैट ईयर डिविडेंड इज लॉस्ट। देखो, सिंपल चीज ये होता है कि अगर तुम्हारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, दो प्रकार के हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर भी, तो डिविडेंड जमा होता जाएगा। अगर इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो ये जमा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो उस समय पे वो मिला के कंपनी को डिविडेंड पेमेंट करना होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक। ये होता है तुम्हारा क्यूमुलेटिव, मतलब जमा होना। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो नहीं दिया, नेक्स्ट साल वो क्यूमुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट साल तुमको 10% ही मिलेगा या फिर 9% ही मिलेगा, जो भी तुम्हारा परसेंटेज ऑफ जो है प्रेफरेंस शेयर्स है। क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जो है, ये तो एक होता है कन्वर्टेबल, दूसरा नॉन कन्वर्ट। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कन्वर्ट हो जाना इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नॉन डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट, रिटेन ऑल अदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कन्वर्टेबल का मतलब जैसे डिबेंचर्स भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, मतलब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा, या तो रिडीम कर लो, या तो रिडीम कर लो, मैं वापस से जो है प्रिंसिपल पेमेंट कर दूंगा इन केस ऑफ डिबेंचर। इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग क्या करेंगे? इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर तुम्हारा बायबैक कर लेंगे हम लोग। ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो रिडीम कर लो या तो तुम कन्वर्ट कर लो अपने शेयर, जितने भी पैसे का तुम्हारा शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो। ये होता है तुम्हारा डिफरेंस, ठीक। ओके। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट करता है, हैज एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट बियॉन्ड द प्रेफरेंशियल डिविडेंड। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब एंटाइटल ओनली टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। नॉन पार्टिसिपेंट को सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है।
रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, 20 ईयर्स 30 ईयर्स तुमको बता रखा है मैंने। अच्छा, इरिडीमेबल जो है ये प्रोहिबिटेड है, याद रखना। अच्छा, वोटिंग राइट्स तुमको पता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी पता है, उतना ही जितना तुम पे कर रहे हो, जितने तुम जो भी वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशन, ठीक है। इफ डिविडेंड ऑन अ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव नॉट बीन पेड फॉर 2 years और मोर, दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेन द राइट टू वोट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तुमको पता है सिर्फ उन्हीं उनका ही मैटर के ऊपर वो लोग वोट वगैरह करेंगे। कंपनी ने 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक एबिलिटी हो जाता है, पावर एड ऑन हो जाता है कि 2 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने इतना नालायक कंपनी कैसे हो गया है देख लेते हैं, और कंपनी के जितने भी मैटर्स है ना सब में ये लोग वोट करने का अधिकार पा जाते हैं। समझ में आ रहा है, जो इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है वो वाला। अच्छा, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, ठीक। ओके, सीधा ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम लोग करा रहे हैं मैराथन दोस्तों, ठीक है। प्रोस्पेक्टस देखो, सबसे पहला प्रोस्पेक्टस आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है तुम्हारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है तुम्हारा, ये तो मैटर स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, ये करने की आवश्यकता नहीं है, इधर आ जाओ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पहले बता दो सर प्रोस्पेक्टस है क्या। प्रोस्पेक्टस पकड़ ले तू, कॉलेज से क्लास 11th हायर सेकेंडरी पास कर लिए, ठीक है, 11 12 कंप्लीट कर लिए, हायर सेकेंडरी पास करने के बाद तुम कॉलेज ढूंढते हो ना, कोई भी कॉलेज में तुमको जाना है, तुम अगर पकड़ लो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तुमको, तो ग्रेजुएशन के समय पे तुम अलग अलग कॉलेजेस पे अप्लाई करते हो, तो कॉलेजेस का फंक्शन क्या है, फीचर क्या है नहीं है, सब कुछ उनको, अब तुमको पता कहाँ से चलता है, तुमको पता चलता है बाय द प्रोस्पेक्टस। तुम जाओगे कॉलेज में, कॉलेज तुमको प्रोस्पेक्टस हाथ में दे देगा, उसके लिए भी 100 रुपये 200 रुपये ले लेते कहीं कहीं पे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस तुमको पकड़ा देगा हाथ में और बोलेगा कि ये है पूरा हमारा करिकुलम एक्टिविटीज़, ये देख लो, अगर तुमको पसंद है तो तुम हमारे हमारे इसमें आ सकते हो, मैं हमारे कॉलेज में आ सकते हो। वो होता है प्रोस्पेक्टस, मतलब ये जो कॉलेज है वो किस प्रकार से रन हो रहा है, उसका हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या काम करता है नहीं काम करता है, ठीक है। सब कुछ जो है ना प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, जिससे तुमको आइडिया मिलता है कंपनी का, कॉलेज के बारे में। उसी प्रकार से प्रोस्पेक्टस है तुम्हारे कंपनी का। जब भी कंपनी शेयर इशू करता है ना, कोई भी कंपनी शेयर इशू कर रहा है, ठीक है, तो पकड़ ले तुम इक्विटी प्रेफरेंस जो भी शेयर इशू कर रहा है, तो कंपनी क्या करता है कि अपने बारे में लोगों को बताने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, सो दैट कंपनी को, लोगों को पता चले कि मेरे को इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं है, ये लोगों को पता चलता है। क्या है, समझ में आ रहा है। प्रोस्पेक्टस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोस्पेक्टस जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है ना वो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस नहीं होता। क्या बताओ फटाफट। बात ये है कि आपको ना इसको, इट डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम, कितना शेयर इशू किया जा रहा है, ठीक है। क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, कितने रुपए का शेयर इशू किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा तुम्हारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं आता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में छोटा मोटा तुमको कंपनी के बारे में डिटेल बताया जाता है। इट कंटेन्स मोस्ट कंपनीज इंफॉर्मेशन बट नॉट की इशू डिटेल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये तुम्हारा एक एक जो है प्रिलिमिनरी कह सकते हो, प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस कह सकते हो, मतलब मेन प्रोस्पेक्टस आने से पहले एक छोटा सा तुम्हारा जो है एक प्रकार का नमूना, समझ में आ रहा है, सैंपल के मोड से जाता है तुम्हारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या है, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है और ये तुम्हारा अब्रिज प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस मतलब डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, कहाँ गया डेफिनेशन, ए मेमोरेंडम कंटेनिंग ए साइलेंट फीचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाइड बाय सेबी। यहाँ पे लिखा नहीं है डिटेल, लेकिन क्या होता है कि ये डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस होता है जो कि तुम्हारा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। ओके, no application form for securities purchase can be issued unless accompanied by an abridged prospectus. A full prospectus must be provided. ये फुल प्रोस्पेक्टस समझ में आ रहा है। अब देखो बात ये होता है ना कि अगर अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस एंड तुम्हारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कोई डिफरेंस आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस बहुत डिटेल्ड होता है और तुम्हारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सैंपल रहता है, सैंपल में कुछ और
मेन प्रोस्पेक्टस में कुछ और, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, याद रखना, ठीक है। कंपनी को जो पकड़ के लेकर जा सकता है। सर जमीन से उठा के लेकर कैसे जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्डिंग को नहीं उठा के जाएंगे, वहाँ पे जो डायरेक्टर्स है, जो रीजनेबल, जो इस काम के पीछे जिसका भी माइंड है, जिसका भी काम है, उसको, ठीक है, उसको उठा कर लेकर जाएंगे पुलिस। समझ में आ रहा है? तो प्रोस्पेक्टस के बारे में तुमको समझ में आ रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस। इन दोनों के बीच में एक प्रोस्पेक्टस आता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब बात यह है कि देखो, तुमको साल में जितने भी बार तुमको इशू करना है शेयर, तुमको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी ऐसा है जो साल में 2-3 बार शेयर इशू करता है, ठीक है, इसको इशू करना है, अब प्रोस्पेक्टस बार बार देना होता है, नियम है, सेबी ने बना रखा है। अब एक प्रोस्पेक्टस होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस साल में एक ही बार तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑथोरिटी देता है, कहता है कि तुम साल में 3-4 बार वैसे इशू करना चाहते हो, शेयर्स इशू करना चाहते हो, तुमको प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक ही बार इशू करना होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या ये समझ में आ रहा है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, देखो नाम से तुमको पता चल रहा है कि शेल्फ है। क्या है? एक शेल्फ है। शेल्फ में क्या रखते हो तुम? बुक, किताब रखते हो ना, तो इसी प्रकार का यह है शेल्फ। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के माध्यम से एक बार तुमने शेल्फ बना दिया, उसके बाद तुम जितने भी टाइम तुम चाहते हो, उतने भी टाइम तुम एक साल में जितना भी चाहते हो तुम उतना शेयर इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का। अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। क्या ये समझ में आ रहा है? बस इतना काफी है जितना तुमको मैं पढ़ा रहा हूं। ये 1 ईयर के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रिज समझ में आ चुका है? अच्छा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, या फिर ऑफर फॉर सेल? A public offer of securities by an existing shareholder through a prospectus. If a company allows securities with a view to them being offered for sale to public, any document making that offer is deemed to be a prospectus. अब तुमको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर प्रोस्पेक्टस है कौन सा, कंपनी का प्रोस्पेक्टस कौन सा है? तो कंपनी जो भी पेपर्स मटेरियल्स इशू करते हैं ना, एंड कहते हैं कि भैया हमारा जो है ये प्रोस्पेक्ट, मतलब हमारा शेयर्स ये हम लोग इशू कर रहे हैं, आप लोग खरीद सकते हो, तो वो जो है प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन में आ जाता है। यही है प्रोस्पेक्टस। क्या है समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कंपनी मना नहीं कर सकता, कंपनी चालाक होता है ना। कंपनी करता क्या है, कंपनी ऐसे नॉर्मल पेपर देते थे, कहता है कि ये है हमारे कंपनी के बारे में, हम लोग प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल पेपर है। अब जो कंपनी का ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है ना, वो कह सकता है कि मैं, मेरा ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने दिया नहीं है, वो तो सिर्फ एक पेपर था। तो हमारा कंपनी लॉ कहता है कि भैया तुमने पेपर देके लोगों को गुमराह कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि पेपर में कुछ और लिखा है, तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिखा है। तो तुमने जो भी मटेरियल दिया हो जिसके कारणवश लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें तुम्हारे कंपनी की डिटेल वगैरह है, तो वो हम लोग मान के चलेंगे दैट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा अच्छा, इशू हाउस का मैटर क्या है मैं तुमको समझाते, तो ये तुमको शेयर CMSL में पढ़ने को मिलता है ये सारा। इशू हाउस का मतलब ये होता है ना कि कंपनी जो है ना, ये सारा काम जो है प्रोस्पेक्टस का, ये किसी दूसरे कंपनी को, इशू हाउस को दे दिया जाता है, और वही देखता है सब कुछ, ठीक है, कि कितना इशू हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो हाउस, इशू हाउस जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करता है कंपनी के बिहाफ पे, वही होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक, ये तुमको CMSL में वैसे पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, देखो प्रोस्पेक्टस में डिटेल जो है ना वो आगे हम लोग देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये साइनिंग अथॉरिटी देख लो, 2 डायरेक्टर का। देखो वैसे तो ये जो तुम्हारा इशूइंग हाउस है या फिर इशू हाउस है, मतलब ये दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है जो इशू कर रहा है, किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे, ठीक। अब कंपनी के बिहाफ पे इशू कर रहा है, वो जो भी प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर रहा है, वहां पे कंपनी का एक छाप तो जाएगा ना, उस छाप के बिहाफ पे कंपनी का ठप्पा जो है वो डायरेक्टर्स देते हैं, 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर जाता है उसमें कि भैया ये हमारा ही है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? चलो, वो होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, 2 डायरेक्टर का। अच्छा, आगे देखो क्या क्या रहेगा प्रोस्पेक्टस में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंप्लायंस डिक्लेरेशन वगैरह। शेयर सर्टिफिकेट तुमको पता है भैया, शेयर के बदले तुमको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, इशूड अंडर ए कॉमन सील, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड। बड़ा कंपनी है, अमीर कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करे, गरीब कंपनी है तो डायरेक्टर्स ही साइन करके देंगे, ठीक। अच्छा अच्छा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है अगर तुम्हारा लॉस्ट है, ठीक है, लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो डिफेस्ड हो चुका है, म्यूटिलेटेड हो चुका है, टॉर्न, फट चुका है।
अच्छा, एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट का दो हिस्सा हो सकता है, हाँ। अ सेपरेट सर्टिफिकेट क्लेम्ड बाय अ शेयर होल्डर फॉर्म अ पोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब उसका जितना भी होल्डिंग है उसका मैं इतना पोर्शन मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। ओके, इशू एट अ प्रीमियम, प्रीमियम में इशू करना, ठीक, प्रीमियम में इशू करना मतलब एक्चुअल प्राइस जो है शेयर का, सेलिंग सिक्योरिटीज एट अ प्राइस अबव देयर पार और नॉमिनल वैल्यू, उसका जो एक्चुअल प्राइस है 100 रुपये, लेकिन इशू किया जा रहा है 110 रुपये में, 10 रुपये का प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम कहाँ पे जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अ सम ऑफ इक्वल टू द एग्रीगेट प्रीमियम रिसीव, जितना प्रीमियम रिसीव हुआ मस्ट बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, याद रखना। और उस पैसे से क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा भरा है वो उससे क्या होता है, बोनस शेयर इशू किया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगता है, कमीशन पे, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन अगर करना है प्रेफरेंस शेयर्स का तो प्रीमियम पेमेंट करना होता है, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, तो उस पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट का क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से पेमेंट करेंगे। फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है, खुद का बायबैक करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। अच्छा, बस सिंपल चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हम लोग क्लास 8 9 10 से आप लोग देख रहे हो ना, आराम से नॉर्मली पढ़ के जाना है इस चैप्टर को, ठीक है। देखो, प्रोहिबिशन टू, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना वो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, ठीक है। सेक्शन 53 एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है। बात यह है ना दोस्तों कि शेयर कभी भी तुम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़ तो तुम 90 रुपीज़ में शेयर इशू नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंडीशन है, या फिर दो कंडीशन कह सकते हैं, जब तुम ये इशू कर सकते हो। पहला ये है, पहला ये है क्रेडिटर्स, क्या बताओ, कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है, व्हेन डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स अंडर ए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। देखो, क्रेडिटर्स को देना, कंपनी मर रहा है, कंपनी क्या हो रहा है, मर रहा है, क्या बताओ, मर रहा है, कंपनी मरने के कगार पे है, समझ में आ रहा है, तब वो अपने क्रेडिट, तब क्या करेगा, अपने जो क्रेडिटर्स है ना उनको क्या करेंगे, शेयर्स दे देगा। वो क्रेडिट पेमेंट करने का कोई उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना जो कंपनी का 100 रुपये का शेयर है 50 रुपये में दे देगा, बोलेगा कि 50 रुपये में तू शेयर ले ले, ठीक है, और 50 रुपये का मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, और जो डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ उससे मेरा जो क्रेडिट है वो कट जाएगा, क्या है समझ में आ रहा है ना। तो तब जो है कंपनी इशू कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी भी सिचुएशन में कंपनी इशू नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में आता है, एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी भैया, रेज डिस्काउंट 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, जितना तुमने डिस्काउंट दिया उतना, या फिर 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। कंपनी ऑल्सो लाइबल टू रिफंड ऑल मनीज रिसीव्ड विद इन 12% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द इश्यू ऑफ डेट, मतलब तुमने शेयर डिस्काउंट पे देकर 100 रुपये का शेयर 50 रुपये में दे दिया, 50 रुपये तो तुमने कमाया ना, 50 रुपये तो शेयर होल्डर ने दिया तुमको, या फिर तुम्हारे क्रेडिटर्स ने दिया, क्रेडिटर्स तो तुमको दे रहा है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्रेडिटर्स के अलावा किसी और को दे रहे हो तुम, वो अलाउड होता नहीं है। तो जितना भी तुमने पैसा कमाया उतना तुमको रिफंड कर देना होता है, 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। और बात यह है कि अगर तुम नहीं रिफंड कर रहे हो, उनको नहीं वापस दे रहे हो, तो 12% का पर एनम का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, मतलब जो तुम दोगे बाद में उसको, 1 साल हो चुका है नहीं दिए तुम, तो तुम्हारे ऊपर 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ तुमको लौटाना होगा पैसा, क्योंकि डिस्काउंट में शेयर इशू करना अलाउड ही नहीं है। अच्छा, अलॉटमेंट वगैरह बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिनिमम अलॉटमेंट कितना करना चाहिए, नॉट लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो तुमको, देखो, नॉट रिसीव विद इन 30 डेज ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू, जिस दिन तुमने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जितना तुम्हारा मिनिमम आना चाहिए सब्सक्रिप्शन उतना नहीं आया, तो तुमको 15 दिन के अंदर अंदर जितना भी आया होगा वो रिफंड करना होगा, नहीं किए तो 15% का पर एनम का इंटरेस्ट लग सकता है, ठीक। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट 1,000 पर डे अप टू 1 लाख। अच्छा, फिर देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि प्राइवेटली किसी को शेयर्स तुम अलॉट करना, ठीक है। एन ऑफर ऑन इन्विटेशन टू द सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज मेड टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन प्राइवेटली, ठीक है, जनरल तुम्हारा ओपन ऑफर नहीं है ये।
ठीक है। अच्छा, ये रिनाउंसिएशन नहीं हो सकता। जिस पकड़ ले तूने एक क्लासिफाइड इंसान, किसी लोगों को जो तुम पकड़ ले, तेरे एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि हाई वैल्यूएबल पीपल है, उनको तुमने ऑफर किया, ठीक, तो उनको जो है ना, देखो तुमने ऑफर किया, ऑफर कम एप्लीकेशन सीरियली नंबर्ड एंड स्पेसिफिकली एड्रेस टू द आइडेंटिफाइड पर्सन को तुमने ऑफर किया, मस्ट बी सेंड विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द पर्सन नेम, 30 दिन के अंदर अंदर उसको दे देना होता है। नो राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि मैंने तेरे को ऑफर किया ना, तू किसी दूसरे को नहीं दे सकता। तू ही, अगर तेरे को खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना है मत खरीद, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 200 को तुम ऐसे दे सकते हो, सिलेक्ट ग्रुप, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 200। इसमें कौन कौन आता है, QIB वगैरह आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक। अच्छा, ये सारे सेबी के तुम्हारे पोर्शंस हैं, सेबी से करना है ये सारा चीज। अलॉटमेंट कब करना है, 60 दिन के अंदर अंदर। अगर अलॉटमेंट नहीं किया, रीपे कर दो एप्लीकेशन मनी 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन कहाँ से, 60 दिन जैसे खत्म हुआ वहां से। नहीं कर पाए तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, 60 दिन जैसे एक्सपायर होता है वहां से, ठीक। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मनी ऑब्वियसली सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हो तुम लोग। फिर इधर आ जाओ, ये DVR आ गया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बहुत ब्यूटीफुल। देखो समझो, समझा देता हूं पहले तुमको ये। अच्छा, यहां से देखते हैं। वैसे DVR तुमको पता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक, वोटिंग राइट अलग। अप्लाइज टू Section 43 Rule 4 of the Companies Act applies to all listed, unlisted public companies, all private companies and listed companies sub। कंडीशन फॉर इशूइंग DVR, अगर तुमको DVR इशू करना है तो तुम्हारा कंडीशन क्या होना चाहिए, तुम्हारा AOA ऑथराइज होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे 50% से ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी से, अगर परमिशन मिल रहा है शेयर होल्डर्स के तो ठीक है, तुम DVR इशू कर सकते हो। वोटिंग पावर का लिमिट ऐसा होता है कि टोटल वोटिंग पावर ऑफ DVR शेयर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब जो नॉर्मल वोटिंग पावर होना चाहिए 100% होना चाहिए, लेकिन DVR में वोटिंग पावर तुम कितना दे सकते हो, मैक्सिमम 74%। 100% तो नहीं दोगे ना, क्योंकि ये डिफरेंशियल वोटिंग पावर है ना दोस्तों। तो टोटल वोटिंग पावर ऑफ DVR शेयर्स वो 74% होगा, 100% नहीं। मतलब अगर ले 100 शेयर्स अगर तू खरीद रहा है, उसका वोटिंग पावर तो 100 का 100 शेयर्स में तेरे को वोटिंग पावर मिलना चाहिए 100। तेरे को वो नहीं मिलेगा, तेरे को मिलेगा क्या, बताना तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को मिलेगा 100 शेयर्स के ऊपर 74% का वोटिंग पावर, क्योंकि ये DVR वाले शेयर्स है, ठीक। अच्छा, कंपनी डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड वाला डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स वाले डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए पेमेंट का, क्रेडिटिंग अमाउंट टू IPF, ठीक है, इसका भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इफ डिफॉल्ट इज मेड गुड कैन इशू DVR आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब पकड़ ले तूने डिफॉल्ट किया आज, 5 साल, अगले 5 साल तक तो DVR इशू नहीं कर सकता, 5 साल बाद तो DVR इशू कर सकता है। आगे देखें, नो कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैनॉट कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स इनटू, कैनॉट कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स विद नॉमिनल वोटिंग राइट्स इनटू DVR। याद रखना, तुमको DVR अलग से इशू करना होता है। देख, एक क्या होता है ना कि इफ अनेबल टू रिडीम और पे डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन करने के लिए या फिर डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलेगा ना, फिक्स डिविडेंड अमाउंट मिलता है, फिक्स डिविडेंड रेट होता है। वो पैसा नहीं है यार कंपनी के पास, क्या करेगा कंपनी, कंपनी करेगा ये कि कंपनी फिर से प्रेफरेंशियल इशू कर देगा, जितना अमाउंट का कर्जा है उतना अमाउंट का प्रेफरेंशियल इशू करके सेकंड इशू से जो पैसा मिल रहा है वो उठा के वो पहले इशू का जो भी रिडेम्पशन वगैरह बचा था वो फुलफिल कर सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है। इफ अनेबल टू रिडीम और पे डिविडेंड, कंपनी में ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना होगा ऑब्वियसली, अप्रूवल, इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट ड्यू, जितना ड्यू है उतना। द अनरिडीम्ड शेयर्स आर देन रिडीम्ड, आर देन डीम्ड रिडीम। क्या है समझ में, जितना रिडीम नहीं हुआ वो बाद में उस पैसे से रिडीम कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में आ जाता है। राइट इशू देख लो दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट एक सेक्शन है राइट इशू, सेक्शन 62। राइट इशू, राइट इशू क्या होता है सर, राइट इशू का मतलब होता है अधिकार वाला इशू,
राइट, राइट मतलब क्या? अधिकार। मेरा राइट, तुम्हारा राइट, सबका राइट। ये अधिकार है कंपनी के प्रेजेंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। ये अधिकार होता है कंपनी के प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का। कि कंपनी क्या करता है ना, देख इक्विटी शेयर होल्डर्स वैसे भी कंपनी के मालिक होते हैं, तो कंपनी क्या करता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, कहते हैं कंपनी इशू कर देता है क्या, राइट इशू। और ये अपॉर्चुनिटी मिलता है सिर्फ कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स खरीदने। ये ओपन मार्केट में सबको नहीं मिल रहा, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रहा। इसको कहा जाता है राइट इशू। सेक्शन 62 बहुत ब्रिलियंट है सेक्शन। ठीक, देखो, ऑफर ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप शेयर कैपिटल बाय सेंडिंग ए लेटर टू ऑफर। जिसने जितना शेयर ऑलरेडी खरीद रहा है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको मिलता है क्या, बताओ, राइट इशू, मतलब शेयर्स खरीदने का अधिकार। तो मतलब नॉर्मल मार्केट में, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे ये बिग बिलियन डेज होता है या फिर फ्लिपकार्ट का क्या होता है, फ्लिपकार्ट का कुछ डेज होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये सबसे पहले प्रीमियम मेंबर्स को मिलता है एक दिन पहले, उसके बाद नॉर्मल के लिए स्टार्ट होता है। तो वही प्रीमियम मेंबर्स हम लोग है, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का, हमको सबसे पहले मिलेंगे, हम लोग करने के बाद बचा कुचा तो बाकी को मिलेगा। ठीक, अच्छा। कंडीशन, स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, तुमको बताना कि इतना शेयर हमने ऑफर किया है। लिमिट टाइम फॉर एक्सेप्टेंस, 15 दिन का एक्सेप्टेंस टाइम पीरियड होता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉट मोर देन 30 डेज फ्रॉम ऑफर डेट, याद रखना, नॉट लेस देन 15 डेज और लेसर प्रिस्क्राइब्ड डेज, और 30 डेज मैक्सिमम, अंडरस्टूड। नॉट लेस देन 15 डेज और लेसर प्रिस्क्राइब डेज, 15 डेज होना चाहिए, नॉट मोर देन 30, नॉट लेस देन 15 डेज मतलब समझ में आया ना, 15 डेज तो कम से कम देना है तुमको। ठीक है, मैक्सिमम 30। ठीक, 15 डेज मिनिमम तुमको देना, मैक्सिमम 30 डेज खुला रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑफर डीम टू इंक्लूड राइट टू रिनाउंसिएशन, तो रिनाउंसिएशन भी कर सकता है। नोटिस मस्ट स्टेट दिस राइट। इफ ऑफर रिजेक्ट हो गया तो बोर्ड में डिस्पोज ऑफ द शेयर्स इन मैनर नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, डिस्पोज कर देगा। तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तेरा लव लेटर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या करता है, छीड़ देता है, फाड़ देता है उस लेटर को, है ना, डिस्पोज कर देता है, वही बात है। इशू ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले तुमको नोटिस मिल जाता है। मतलब देख, मैं अगर राइट इशू दे रहा हूं अपने शेयर होल्डर्स को, कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन से स्टार्ट होगा उसके 3 दिन पहले तुमको नोटिस देना होगा। ठीक है, 3 दिन का नोटिस देना होगा कि राइट इशू स्टार्ट होने वाला है भैया 3 दिन बाद। ठीक, 3 डेज इशू ओपन होने से पहले। एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स कैन अनाउंस देयर ऑफर इन फेवर ऑफ अदर्स, निधि कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता सेक्शन 62, क्योंकि निधि कंपनी जो है आ, एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप ऑफ पीपल रहता है निधि कंपनी में, जो अपने आप ही मेंबर्स बनते हैं, अपने मेंबर्स को जो है वो करते हैं, क्या क्या देते हैं बताओ ना, लोन देते हैं एंड अपने मेंबर्स को लोन देते हैं एंड मेंबर्स से ही डोनेशन लेते हैं। अच्छा, राइट इशू का एक चार्ट है मेरे पास, वो चार्ट से मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो में अटैच कर दूंगा, वहां से राइट इशू तुमको प्रॉपरली कर लेना एक बार। ठीक, एक बार कर लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड नोट्स है तो मैं वहां से करवा दूंगा, चार्ट भी मैंने बना रखा है तो वहां से तुमको प्रॉपरली हो जाएगा ये। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन तो तेरे को पता ही है, ईसॉप अपने डायरेक्टर्स को मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलता है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन, एन ऑप्शन गिविंग टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज द बेनिफिट और राइट टू परचेज सब्सक्राइब एनी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। सिंपल चीज, इतना ही तुमको याद रखना है, प्री डिटरमाइंड पे एक फ्यूचर डेट पे खरीदने का अधिकार। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि देख क्या होता है ना, कंपनी अपने जो बहुत वैल्यूएबल डायरेक्टर्स एंड अपने एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको क्या करते हैं कि रोक लेता है, कहते हैं कि तुम अगर 5 साल यहाँ पे काम करोगे तो तुम 5 साल बाद हमारा कंपनी का शेयर जितना भी हो तुमको मैं 9 रुपये में दे दूंगा। फ्यूचर देखना, प्री डिटरमाइंड प्राइस 9 रुपये में दे दूंगा फ्यूचर डेट में, फ्यूचर डेट में जितना भी हो, 100 रुपये भी हो जाए ना तो मैं 9 रुपये में दे दूंगा। इससे क्या होता है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है बहुत मेहनत करते हैं सो दैट शेयर प्राइस ऊपर चले जाए, इसे रोकने का तरीका होता है। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन, प्राइवेट कंपनी ऑर्डर रेजोल्यूशन। एम्प्लॉयज़ कौन है, जो कंपनी में काम करते हैं वो। कंडीशन फॉर इशू ऑथराइज्ड बाय एसआर, इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एसआर, एसआर एंड जीएम तुमको पास करना है ये इशू करने से पहले, ईसॉप इशू करने से पहले। ठीक है,
अच्छा अच्छा, देखो, जिस दिन तुमने एसआर पास किया, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखो, जिस दिन तुमने एसआर पास किया उसके 12 महीने के अंदर अंदर तुमको ईसॉप जो है कर लेना है। अगर 12 महीने कम निकल रहा है, 12 महीने हो चुका है, गुजर चुका है, उसके बाद तुम अगर ईसॉप करने जाओगे तो तुमको फिर से एसआर पास करना होगा। एसआर का लिमिट जो है 12 महीने तक वैलिडिटी रहता है इसका, एयरटेल के रिचार्ज की तरह। ठीक है, 3 इयर्स लॉक इन पीरियड रहता है जो भी तुम ईसॉप। ठीक है, देखो स्वेट इक्विटी, ये हो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर एम्प्लॉय आर लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स। लॉक मतलब तुम सेल नहीं कर सकते इनको। यह है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अच्छा, याद रखना। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, देखो कंपनी जो है ना, कंपनी को जो बहुत वैल्यूएबल डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो कंपनी को नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, कुछ एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनको स्वेट इक्विटी मतलब खून पसीने का इक्विटी शेयर उनको ऑफर किया जाता है। ठीक, अच्छा। इन अ ईयर 15% एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू 5 crore विच एवर इज हायर एट एनी टाइम 25% पेड अप शेयर कैपिटल, तुम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। यह है तुम्हारा, कंपनी शेल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन, मतलब इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते, ये लिमिट है। एक साल में 15% या फिर 5 करोड़ का लिमिट, विच एवर इज हायर अमाउंट, सुन रहे हो ना, 5 करोड़ का या फिर 15%। ठीक है, ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर जो भी हायर हो वो, विच एवर इज हायर एनी टाइम, मतलब पूरे कंपनी के पीरियड में 25% से ज्यादा पेड अप इक्विटी शेयर के ऊपर तुम्हारा ईसॉप नहीं होना चाहिए, सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके, याद रखना। स्वेट इक्विटी शेयर कितना होना चाहिए, वैल्यूएशन क्या कौन करके देगा, वैल्यूएशन जो है ना वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर करके देता है, फेयर प्राइस देता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, मतलब क्या, देखो नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय डायरेक्टर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपना दे दे रहा है कंपनी को, कि कोई आविष्कार किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसके बाद आईपीआर राइट्स है, तो वो कंपनी को दे दे रहा है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, उसका जो उसने जो दिया, जो भी चीज उसने दिया या फिर जो भी नो हाउ उसने प्रोवाइड किया, ठीक है, वैल्यू एडिशन जो भी किया कंपनी के लिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। सर वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग इसको इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर देंगे ना इसके बदले में, तो वैल्यू कौन निकालेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, देखो ये इशू टू एनी पर्सन होता है, मेंबर हो सकता है कंपनी का या फिर आउटसाइडर भी हो सकता है। ओनली इक्विटी शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी जो है वही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तो भैया हम लोग देखो, जैसे कि हमारा राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसमें एनी सिक्योरिटी जाता है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या जाता है, इक्विटी शेयर या फिर वो शेयर जो कन्वर्ट होकर इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। ठीक, देखो ओनली इक्विटी एंड अदर सिक्योरिटीज, दूसरा सिक्योरिटीज जो कन्वर्टेबल है इक्विटी में कन्वर्ट होंगे वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आता है। ठीक, अच्छा, मेंबर एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन। टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट कितना रहता है, जैसे यहाँ पे 60 डेज रहता है, यहाँ पे अर्लियर 12 months फ्रॉम एसआर और 60 days फ्रॉम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट करने का टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद करना है, बस बाकी तुम ऐसे ऐसे एक बार देख सकते हो, यहाँ पे रिनाउंसिएशन कहीं पर पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ राइट इशू को छोड़ के, राइट इशू को छोड़ के, राइट इशू को हम लोगों ने देख रखा है, रिनाउंसिएशन पॉसिबल होता है। अच्छा, रिटर्निंग वगैरह जो है, ये जो फॉर्म वगैरह है ना, इसका मैं अलग से पीडीएफ तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, तुमको रट्टा लगाना है फॉर्म का, यहाँ से करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं, फॉर्म का अलग से रट्टा लगाना है। ठीक है, बोनस शेयर तुमको पता है, बोनस शेयर भैया, बोनस शेयर तुमको पता है कि नहीं बताओ, खुश है कंपनी, तुमको बोनस दिया दिया जा रहा है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। ठीक, एक बार वंस बोर्ड रिकमेंडेड बोनस शेयर द डिसीजन कैन नॉट बी विदड्रॉन। बोनस शेयर कहां से दिया जा सकता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर कंडीशंस फॉर इशू, एओ को मान, एओ में होना होगा, जनरल मीटिंग पास करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे, वहां पे एसआरएनजीएम पास करोगे, कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अ कंपनी कैपिटलाइजेस इट्स प्रॉफिट बाय इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू मेंबर्स, है ना, कि तुमको पैसा नहीं देना है, हम दे रहे तुमको फ्री में बोनस दे रहे,
एक के बदला एक, या फिर 4 के बदला एक, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये फुल्ली पेड अप रहता है ऑलरेडी, अपने पैसों को यूज करना कंपनी, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या करना बताओ? हाँ जी, खुश करना, ठीक है। आईआरसीटीसी ने दिया था, याद है? याद करो, कि जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है। माला माल वीकली हो गया था। अच्छा, फुल्ली पेड अप होना चाहिए भैया, मस्ट बी फुल्ली पेड अप बिफोर बोनस इशू। ऐसा नहीं है कि अनपेड अप शेयर हो, पुल अप पे करने के बाद तुम मेंबर्स को दोगे, ऐसा नहीं, मेंबर से पैसा नहीं ले सकते। तुम डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो इसलिए तुम बोनस शेयर इशू कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिविडेंड भी दो टाइम पे, बोनस शेयर भी दो। डिविडेंड अगर तुमको देना है तो तुमको देना है, उसके बाद बोनस शेयर। ऐसा नहीं कि डिविडेंड का पैसा लेकर बोनस शेयर दे रहे हो तुम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले नाराज हो जाएंगे। फॉर्म वगैरह मैंने बता रखा है तुमको, अलग से मैं करवा दूंगा। स्वेट इक्विटी शेयर, equity shares issued by a company to its director employee at a discount for considering other than cash for providing know how intellectual property right value addition। अच्छा, एक चीज जो मैं भूल गया था, ठीक है, भूल भूल गया था करवाना। मैंने तुमको बताया था कि शेयर्स जो है ना डिस्काउंट पे सिर्फ 2 ही कंडीशन में इशू किया जा सकता है, ठीक है। शेयर्स जो है डिस्काउंट में सिर्फ 2 ही कंडीशन में इशू किया जा सकता है, एक है कंपनी मर रहा है, दूसरा है अपने कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर देना, वो डिस्काउंट में, ठीक है। ऊपर में था, बहुत बड़ा चैप्टर है, कहाँ पे मैं ढूंढूंगा अभी, छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो खत्म नहीं होता चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है ये। स्वेट इक्विटी शेयर याद रखना, 2 ही कंडीशन में कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में दे सकता है, ठीक है। एक है जब कंपनी मर रहा है अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए, दूसरा है अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू एडिशन के लिए दे रहा हो। अच्छा, एसआरएनजीएम पास करके तुमको देना होगा, ठीक है। वैलिड है 12 महीने के लिए, 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। लॉक्ड इन फॉर 3 साल मतलब तुम स्वेट इक्विटी शेयर्स आर लॉक्ड इन फॉर 3 साल, अलॉटमेंट शेयर सर्टिफिकेट्स मस्ट बी स्टैम्प्ड, मतलब ये तुम किसी को बेच नहीं सकते, 3 साल के लिए लॉक हो गया, ठीक। कितना 15%, 25% ऊपर में हम लोगों ने देख रखा है। स्टार्टअप का 50% रहता है। स्टार्टअप का क्यों रहता है 50%? इसके पीछे रीजन है, स्टार्टअप में कोई जाके काम क्यों करेगा, है ना, पैसा है नहीं उस कंपनी में, और चलेगा नहीं चलेगा ऊपर से डाउट है। तो स्टार्टअप जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर देने का फैसला लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार्टअप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर दे देते हैं। कैपिटल फॉर 10 ईयर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। 25% नॉर्मल कंपनी, स्टार्टअप के लिए 50%, याद रखना। वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर करेगा। चल आगे देख, आगे देख, खत्म। सर शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन हो सकता है, हाँ ऑल्टरेशन हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना होगा, जनरल मीटिंग में एसआर पास करना होगा। लिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल कैन ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम इन अ जनरल मीटिंग इफ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। आर्टिकल में अगर आर्टिकल में भी ये भी लिखा होना चाहिए कि ऑल्टर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आर्टिकल में वैसे तो नॉर्मली ऑल्टर करने का अधिकार वैसे भी जब कंपनी सेटअप होता है वो लोग बना देते, वो लोग लिख देते कि हाँ कन्वर्शन इनटू स्टॉक। तो ये मेथड्स है ऑल्टरेशन का, किस प्रकार से ऑल्टर हो सकता है। सब डिवीजन, एक शेयर को डिवाइड कर देना, ठीक है। मतलब जैसे हमारा आईआरसीटीसी किए थे, ठीक है, 100 रुपये के शेयर को 50-50 रुपये में डिवाइड कर देना, ठीक। 100 शेयर्स इंटू 50-50, कैंसिलेशन, शेयर को कैंसिल कर देना। तो ये मेथड है, ईजी चीज है। अच्छा फिर इधर आ जाओ, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज तुमको पता है। बायबैक, बायबैक कहाँ से हो सकता है बताओ? अपने ही शेयर्स को खरीद लेना। क्यों खरीदा जा रहा है, क्यों खरीदा जा रहा है अपने शेयर्स को, क्यों खरीदा जा रहा है? कंपनी अपने पैसे को अपने मार्केट में अगर डिमांड, इसका बहुत सुंदर सा शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है, तुमको देख लेना है रील्स में जाके, ठीक है। कंपनी बायबैक इसलिए करता है ना दोस्तों, कि कंपनी चाहता है कि अपने ही शेयर्स को वापस वो ले ले, ठीक है, बायबैक करके, और ज़्यादा पैसे में ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा देकर अपने शेयर्स को ले लेते हैं। इससे बहुत प्रकार का बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट तो ये होता है कि मार्केट में अगर उसका डिमांड कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी शेयर्स वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि
देखो कंपनी शेयर जब वापस ले लेता है ना खरीद के, तो ये एक इंडिकेशन जाता है कि भैया मार्केट में जो है शेयर मतलब जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने कंपनी के ऊपर, वो उनको पता है कि कंपनी जो है बहुत अच्छा करेगा। इसलिए कंपनी क्या करते हैं बताओ, कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर्स को वापस बायबैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होता है बायबैक का। कॉन्फिडेंस, अपने शेयर होल्डर्स को मार्केट को बताने, सिग्नल देने के लिए भैया हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है अपने शेयर्स के ऊपर, हम लोग वापस ले रहे हैं, तुमको अगर खरीदना है तुम लोग करो, खरीदो। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। जब डिमांड जब तुम्हारा मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज होता है ना, तो उसके अपने शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स है बाईबैक के। अच्छा, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से भी कर सकते हो। कैन नॉट बाई बैक फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब जो तुम वापस ले रहे हो उसी का इशू करके तुम पैसे से तुम बाई बैक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बायबैक का कंडीशन क्या होता है, एओए ऑथराइज होना चाहिए। अगर एओए ऑथराइज नहीं है तो एओ को अमेंड कर सकते हो तुम, ठीक है। अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल अप टू 10% ऑफ टोटल इक्विटी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। शेयर होल्डर्स अप्रूवल अप टू 20, मतलब देखो 10% का मतलब ये होता है एंड 25% का मतलब ये होता है। 10% का मतलब ये होता है कि अगर तुमको 10% का ही बाय बैक करना है तो तुम बोर्ड अप्रूवल से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुमको 25% का बाय बैक करना है तो तुमको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा, ठीक। अच्छा, क्वांटम बायबैक 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेयर ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अच्छा, बायबैक करने के बाद जो डेट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए ना कंपनी में, वो 2:1 होना चाहिए। डेट टू इक्विटी मतलब दो डेट तो एक जो है इक्विटी होना चाहिए। समझ में? अगर 200 रुपये का डेट है तो 100 रुपये का इक्विटी होना चाहिए, इस प्रकार से 2:1 होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो याद रखना हमेशा। पोस्ट बायबैक, ठीक है, ये पोस्ट बायबैक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ट्वाइस होना चाहिए, ठीक। अच्छा, दो बायबैक के बीच में अगर तुम बायबैक रेगुलरली नहीं कर सकते, दो बायबैक के बीच में एक साल का तुमको जो है गैप रखना होगा, ठीक है। ओके, बायबैक एक साल के अंदर अंदर तुमको कर लेना है। जैसे ही तुम्हारा एसआर या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो, उसके एक साल के अंदर अंदर बायबैक एक बार कर लेना है तुमको, ठीक है। मेथड तुमको पता है, ओपन मार्केट से कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, या फिर परचेसिंग सिक्योरिटीज इशूड ऑन द टू एम्प्लॉयज अंडर ईसॉप और इक्विटी शेयर, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयज को जो तुमने इशू किया वही तुमने वापस खरीद लिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, या फिर ओपन मार्केट से, सीधा डायरेक्ट मार्केट से भी तुम ले सकते हो। बायबैक प्रीमियम पे होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि प्रीमियम पे नहीं होगी तो कंपनी शेयर जो है, शेयर होल्डर्स तुमको क्या क्यों देंगे अपने शेयर्स, क्यों सेल करेंगे। कंपनी जो है ना अपने शेयर्स को एक्सटिंग्विश कर देना होगा 7 दिन के अंदर अंदर। ये बायबैक वाले चैप्टर में तो हम लोगों ने वैसे भी ये कर रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। नहीं सर, रिवीजन हो रहा है ना, चलो ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू 6 महीना, ठीक है। कैन नॉट मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर्स सेम काइंड विद इन 6 मंथ। अच्छा, पीरियड ऑफ बायबैक जो है 15 से 30 दिन का होना चाहिए। SH10, ROC को फाइल फॉर्म करना होता है, फॉर्म फाइल करना होता है। अच्छा, सेपरेट बैंक अकाउंट पे रखना होता है। बायबैक का जो भी तुम्हारा प्रोसीड होगा, जो तुम पैसे दोगे बायबैक करने से पहले, तुमको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा। 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी इतना लगेगा। आगे देखो, हो वाई कंपनीज चूज बायबैक, इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर, शेयर्स का दाम इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन करने के लिए, इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कुछ रीजंस हैं। प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, इसका मतलब ये होता है कोई अगर दूसरा इंसान ना अगर टेक ओवर के लिए बिड कर रहा है तो कंपनी टेक ओवर के लिए शेयर्स रखेगा ही नहीं मार्केट में, सीधा खरीद लेगा वापस, तुम खरीद ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस प्रकार के। ओके, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। सरेंडर ऑफ शेयर का एक टॉपिक आता है, इसका मतलब ये होता है कि वॉलंटरी शेयर्स को सरेंडर कर देना कंपनी के पास, ठीक। सिर्फ एओए वैलिड वैलिड तभी होगा अगर एओए अप्रूव कर रहा है तो,
ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन एग्जामिनेशन में फेमस है। ट्रांसफर का मतलब होता है एक्चुअली ट्रांसफर करना, मैं तेरे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन का मतलब होता है दादाजी का शेयर था, मर गए तो दादी जी के पास आ गया, दादी जी का शेयर था, मर गई तो मतलब एक्सपायर हो गई तो पापा के पास आ गए। इस प्रकार से मतलब जो एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाता है वो होना। क्या है अलाउड है? आंसर है यस। पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। प्राइवेट कंपनी में अलग रूल्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनिंग ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड, ये भैया छोटा छोटा चीज़ है, ये एग्जामिनेशन में नहीं आता। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओ हो, सब पता है। कंपनी लॉ खत्म हो चुका है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देखो, प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू करेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आफ्टर सिक्योरिटी ट्रांसफर। करेक्ट करना कर सकते हो, हाँ। विदाउट सफिशिएंट कॉज नहीं कर सकते। अपील टू द ट्रिब्यूनल कैन बी मेड इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज। किसी भी पर्सन का नाम जो है रॉन्गली एंटर हो चुका है रजिस्टर में, तब पर्सन नेम इज रॉन्गली ओमिटेड बाय द रजिस्टर, तब डिफॉल्ट ऑन अननेसेसरी डिले इन एंटरिंग पर्सन नेम और मेंबर, डिफॉल्ट और अननेसेसरी डिले इन एंटरिंग पर्सन नेम एंड एज हैविंग सीज टू बी ए मेंबर, मतलब ये सीज हो चुका है, मेंबर अभी नहीं है तो उसका तो कट, उसको तो मतलब इरेज करना होगा ना नाम, तो वो है। मतलब ये होता है ना कि जिसका नाम मतलब जो मेंबर नहीं है अब, सीज टू हैव अ मेंबर, इसका नाम तो लिखना होगा कि भैया इसका सीज हो चुका है, वो है एंटरिंग, इसलिए यहाँ पे एंटरिंग लिखा है। तो इसको ऐसा नहीं सोचना कि सर अगर नाम काटना है तो एंटरिंग क्यों लिखा है। तो मेरे चुन्नू लाल, तुमको ये समझना होगा चीज़ को, बस ये घर पे रीड करना। माइनर का क्या होता है ना दोस्तों, माइनर का ये होता है कि माइनर अपने नाम पे डायरेक्टली वो होल्ड नहीं कर सकता, गार्जियन के थ्रू होल्ड कर सकता है, बस इतना ही तुमको याद रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन मतलब मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ल्यूएनसी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ठीक। अच्छा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में डिफरेंस तुमको याद रखना है। ये वॉलेंटरीली तुम दे रहे हो, ये है रिजल्ट ऑफ लॉ, मतलब मर गया है, डेथ हो गया, तब जाके ट्रांसमिशन, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है आपका दोस्तों चैप्टर कंप्लीट। जितना मैंने करवाया है इज मोर देन इनफ फॉर यू टू लर्न दिस चैप्टर, बस इतना ही करके जाना है आपको, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।